फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मातृत्व की जो चाहत है वो प्रत्येक महिला के जीवन की एक बहुत ही सुखद चाहत होती है और हमारे देश में इसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में भी देखा जाता है। और आईवीएफ इस क्षेत्र में बहुत ही सुरक्षित और सरल उपायों में से एक है। प्रज्ञा मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल रामनगर पूर्वांचल के मरीजों के लिए एक बहुत ही कम और वाजिब दाम पे ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। लेकिन जो आईवीएफ है उसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आईवीएफ जो है बहुत महंगा इलाज है, बहुत पेनफुल होता है। आईवीएफ से जो बेबी होता है वो नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं होती है, उसके बाद मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। तो आज हमारे साथ मेरी मैम डॉक्टर प्रज्ञा पांडे हैं, जो प्रज्ञा मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल और आईवीएफ सेंटर की प्रमुख हैं। तो इनसे हम लोग इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे कि आईवीएफ के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। देखो, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग जो मदर का एग है उसको बाहर रिट्रीव करते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा के उनके अंडे को बाहर निकालते हैं। हस्बैंड के स्पर्म से बेबी इन विट्रो मतलब लैब में बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं। उस एम्ब्रियो को कुछ इंक्यूबेटर्स हैं उसमें कल्चर करके जब एम्ब्रियो का एक अच्छा स्टेज होता है, फिर हम लोग उसको, जब मदर भी तैयार होती है, उनका यूट्रस तैयार होता है, फिर बच्चे में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी प्रोसेस को आईवीएफ कहते हैं। अब मैम एक सवाल लोगों के मन में होता है कि अगर वो आईवीएफ करा रहे हैं तो वो श्योरिटी चाहते हैं कि मेरा सक्सेस रेट हो, पर 100% सक्सेस रेट तो नहीं है, तो सक्सेस रेट इसका कितना है? ऐसा है ना कि किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का आप 100% रिजल्ट नहीं कह सकते हो। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, सक्सेस रेट उस पर डिपेंड करता है। अभी फिर भी कुछ नई टेक्निक से, जैसे कि इक्सी, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, इन तरीक़ों द्वारा आईवीएफ जो पद्धति है काफ़ी एडवांस हो गई है और काफ़ी आधुनिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50 to 60% मिल रहा है। तो मेनली जो सक्सेस रेट है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, ठीक है। और नेक्स्ट है कि लोग बोलते हैं आईवीएफ के प्रोसेस में बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत पेनफुल होता है। 9 महीने प्रेगनेंसी के बाद भी पेशेंट को रेस्ट करना पड़ता है। जो लोग वर्किंग हैं उन्हें अपने जॉब से इसके लिए ऑफ लेना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। तो क्या ये सच है? ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि पहले जब आईवीएफ शुरू हुआ था उस समय बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते थे और ज़्यादातर इंजेक्शन ऑयल बेस्ड मतलब थिक इंजेक्शन होते थे, तो वो काफ़ी पेनफुल और बहुत लंबे समय तक लगते थे। पर अब तकनीकें एडवांस हो गई हैं और हम लोग काफ़ी आधुनिक तरीके से इसको ले रहे हैं। एक्वस बेस इंजेक्शन, जो वाटर बेस होते हैं इंजेक्शन, और जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है, इसका मतलब है कि काफ़ी कम दिनों के लिए पेशेंट को इंजेक्शन लगाना पड़ता है और काम हो जाता है। जहाँ तक बात है रेस्ट करने के लिए, तो एक बार पेशेंट कंसीव करता है उसके बाद आईवीएफ हो या नॉर्मल, ये डिपेंड करता है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, उस केसेस में पेशेंट को एडवाइस है कि वो रेस्ट करे। अदरवाइज पेशेंट आराम से अपना डेली रूटीन कर सकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेन प्रेगनेंसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, थोड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, खास करके शुरू के 2-3 महीने में। उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही है और कोई इसमें कोई अंतर नहीं होता। लोग बोलते हैं कि आईवीएफ बहुत महंगा इलाज है, तो लगभग इसमें आईवीएफ के प्रोसेस में कितना खर्चा आ जाता होगा? कुछ मेडिसिन, ड्रग्स, मीडिया और उस तरह के खर्चे हैं जो कि इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग मेडिसिन, ड्रग्स और मीडिया लेके काफ़ी कम और लगभग 80 to 85,000 में इसका उपचार कर रहे हैं। बाकी कुछ 1-2 ट्रांसफ़र के समय कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन विदिन 1 लाख ये ट्रीटमेंट संभव है, जो कि काफ़ी कम दामों में हम लोग कर रहे हैं यहाँ। तो ये जो आईवीएफ का प्रोसेस है, टोटल कितने समय लग जाता है इसमें? आईवीएफ के पहले कुछ प्री टेस्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी, प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी और चेकअप, इन्वेस्टिगेशन, HSG, इस तरह के प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एग तैयार करके एग को रिट्रीव करते हैं और फिर जब यूट्रस तैयार होता है तो फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। कुल मिलाकर के ये अवधि 2 से 3 महीने के अंदर ये पूरी हो जाती है। तो क्या आईवीएफ से पहले हिस्ट्रोस्कोपी ज़रूरी है? सारे पेशेंट में तो नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट में जहाँ मुझे देखना है कि जहाँ हम लोग यूट्रस में जहाँ एम्ब्रियो बना के डाल रहे हैं वो पूरी तरह से इम्प्लांट करेगा या हाँ कैविटी में कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये बहुत छोटा एक प्रोसीजर है, जैसे डीएनसी करते हैं उसी तरह का एक प्रोसीजर है, जिसे हम लोग दूरबीन अंदर डाल करके कैविटी को देख लेते हैं। इस करना चाहिए।
तो ये करा लेना पेशेंट के लिए बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगा। तो आईवीएफ जो हो आप लोग एडवाइस करते हैं, ये किन पेशेंट्स में मेनली एडवाइस करते हैं? आईवीएफ को कहा गया है कि ये एक तरह से एक लास्ट ऑप्शन होता है। जो भी महिलाएं जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनके अंडे बहुत कम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, जिनकी फेलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होकर के ट्यूब नली खराब हो गई है, या हस्बैंड फैक्टर है, स्पर्म अच्छे नहीं है, मोटाई स्पर्म से अच्छे नहीं है, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी एक कारण है, जहाँ की कोई भी कारण ना है लेकिन फिर भी पेशेंट को शादी के 8 साल 10 साल हो गए हैं, पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई पेशेंट आईवीएफ प्रोसेस करा रहा है तो क्या उसे एक्सरसाइज अलाउड है? क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है इस प्रोसेस के दौरान? हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज अलाउड है। एक्सरसाइज हम लोग प्रमोट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पेशेंट का बीएमआई अच्छा रहता है, एक्सरसाइज अलाउड है। आईवीएफ में 2 तरह का प्रोसेस सुनने को मिलता है, कुछ लोग फ्रोजन एम्ब्रियो बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेश एम्ब्रियो बोलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और मतलब कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में डिफरेंस ये है, वो डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है तो हम लोग उसको फ्रोजन करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जब यूट्रस प्रिपेयर होता है, पूरी तरह से अच्छा होता है, जिसकी कुछ दवाएं चलती हैं, तभी एम्ब्रियो को यूट्रस में डालते हैं और तब तक की प्रक्रिया के लिए उसको फ्रीज करके रखते हैं। और फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तब करते हैं जब लगता है कि नहीं, एम्ब्रियो का सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं है और जल्द से जल्द कर देना चाहिए, उस केस में ही फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज़ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं और हम लोग यहाँ पर यही पद्धति प्रेफर करते हैं। अच्छा, अभी एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है कि जो लोग अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते हैं या किन्हीं कारण से अभी प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, पर वो अपने एग को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि उस एग को प्रिजर्व करके वो आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सकें? हाँ बिल्कुल, इस टेक्निक को विट्रिफिकेशन कहते हैं, और इस तकनीक द्वारा कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी की दवा चल रही है, इंडोमेट्रियोमा है, जिनके एग धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, और वो इन फ्यूचर अगर वो प्रेगनेंसी 2 साल 3 किसी भी कारण से अभी नहीं प्लान करना चाहते हैं, और ऐसा होता है कि तब तक उनके एग बचे ही नहीं, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग रिकमेंड करते हैं, या बिफोर गोइंग कीमोथेरेपी, बिफोर गोइंग एनी सर्जरी, या पेशेंट को अगर इंडोमेट्रियोमा या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एग पहले से निकाल के उसको फ्रीज कर लिया जाए। विट्रिफिकेशन टेक्निक इतनी अच्छी है कि सालों साल पेशेंट का एग प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, उसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आता। मैम, पेशेंट जानना चाहते हैं कि आईवीएफ से जो बेबी होगा वो मेरा ही बेबी होगा या फिर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे का होगा। इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं पेशेंट के मन में, तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। ऐसा है कि मेल फैक्टर में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मेल पार्टनर जो होते हैं उनका सीमेन फैक्टर नॉर्मल रहता है। इस 99% में कुछ पेशेंट्स के एग अच्छे नहीं होते, मोटाइल नहीं होते, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कुछ डिफेक्ट होती है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग आईवीएफ विद इक्सी करते हैं। इक्सी टेक्निक से पता लगाया जा सकता है कि कौन से अच्छे स्पर्म हैं और उनको डायरेक्ट लाके एग से फर्टिलाइज कराया जाता है, इसको इक्सी कहते हैं। बाकी 1% केसेस में जो कि एजोस्पर्मिया है, जिनमें काउंट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी एक कुछ टेक्निक है जैसे टीसा, जिसमें हम लोग कुछ हार्मोनल टेस्ट करा करके पेशेंट का स्पर्म टेस्टिस से नीडल के द्वारा निकालते हैं और फर्टिलाइज कराते हैं इक्सी से। बाकी 0.5% केसेस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ बिल्कुल भी ना स्पर्म बन रहे हैं ना अंदर है, तो 0.5% केसेस में ही बाहर से डोनर स्पर्म लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से महिलाओं में भी अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वैसे केसेस में हम लोग एम्ब्रियो पूलिंग करते हैं, यानी कि 3-4 साइकिल ओवरी को स्टिमुलेट करके एग कलेक्ट करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। उस 3-4 साइकिल में एम्ब्रियो पूल करके जो बेस्ट एम्ब्रियो रहते हैं फिर उसको इम्प्लांट करते हैं। और जैसा बताया कि 1-2% केसेस में जब बिल्कुल भी एग नहीं होते, वहाँ हम लोग डोनर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पूरी तरह से मदर और पेरेंट्स का ही जीन रहता है, पेरेंट्स के ही एग और स्पर्म रहते हैं। अब ये रहता है कि आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है ना कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि आफ्टर 3 मंथ, शुरू के 3 महीने में मॉनिटरिंग और कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं जस्ट टू बेबी का इम्प्लांटेशन अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो। उसके बाद से वी कैन ट्रीट इट एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब कुछ हाई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं, खास करके आईवीएफ में, जैसे पेशेंट की एज ज़्यादा है, पेशेंट को
हाइपरटेंशन है, यूट्रस उसका अच्छा नहीं, एडनोमाइटिक है, तो ऐसे केस में नॉर्मल या आईवीएफ से कंसीव करे पेशेंट या नॉर्मली कंसीव करे, हम लोग उसको इलेक्टिव सिजेरियन प्लान करते हैं। बस उसी तरह से आईवीएफ में भी उस तरह के हाई रिस्क पेशेंट में सिजेरियन प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। आईवीएफ के प्रोसेस में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के पास बहुत बार जाना पड़ता है, तो क्यों इतनी बार डॉक्टर के पास विजिट के लिए बुलाया जाता है और लगभग कितनी बार पेशेंट को बुलाया जाता है? अब जैसा कि मैंने बताया कि अब तो हम लोग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बहुत एडवांस प्रोटोकॉल से कर रहे हैं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते नहीं है, फिर भी मान के चलो शुरू के 10 दिन में जो इंजेक्शन लगते हैं उस दौरान पेशेंट को जाना पड़ता है, और उसके बाद पिकअप करते हैं। पिकअप के बाद 3-4 विजिट और पेशेंट को पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट एक बार कंसीव कर जाता है तो कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए, और उसके बाद शुरू के 2 महीने में मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जैसे नॉर्मल रूटीन चलती है वैसे ही चलती है इसमें भी। तो आईवीएफ जो कपल कराना चाह रहे हैं उनके लिए लास्ट में आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? हमारी टीम का यही कहना है और यही सोचना है कि हर परिवार में, हर सुखी परिवार में, हर पेरेंट्स का ये हक बनता है कि बच्चे की किलकारी उनके आंगन में गूंजे, और मेरा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम लोग ने ये काम शुरू किया है कि कोई बहुत, अब ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में था कि आईवीएफ बहुत रिच है, बहुत अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते थे, पर जो अब सामान्य लोगों के लिए भी ये उतना ही कारगर है। और मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को भी ज़रूरत है, नहीं आईवीएफ बल्कि जो भी सही उम्र और सही समय पर अपना ट्रीटमेंट कराए और जल्द ही अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद है मुझे कि आईवीएफ से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हैं आपको उसके जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैम उसका जवाब आपको श्योर से देंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हमारी टीम की तरफ से, प्रज्ञा हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। हैप्पी दिवाली।